आज हम लोग सी टेट के जो बाल विकास तथा शिक्षण शास्त्र हैं जो पेपर 1 और पेपर 2 के लिए उपयुक्त हैं, इसका हम प्रैक्टिस सेट फर्स्ट लिए हैं। तो इसमें पहला क्वेश्चन आपका हो जाएगा। पहला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकास उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ध्यान दीजिएगा, कहता है पहला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी अवस्था जो है उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। ए ऑप्शन दिया गया है साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता। पहला नंबर दिया गया है कि साधारण खेलों के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम आवश्यकता। बी दिया गया है एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका प्राप्त करना। सी है व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना। और डी कहता है हमें उम्र के साथ रहने के लिए सीखना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि उत्तर जो बाल्य अवस्था है, उत्तर बाल्य अवस्था, उसके बारे में कि उत्तर बाल्य अवस्था में जो है इसमें से कौन उपयुक्त है। तो सबसे पहले समझिए कि बाल्यावस्था सामाजिक भूमिका निर्वाह की दृष्टि से अपरिपक्व होती है। हमने क्या बताया कि जो बाल्यावस्था जो होती है वो सामाजिक भूमिका को निर्वाह करने की दृष्टि से और अपरिपक्व होती है। इसीलिए यदि हम देखें तो इसमें जो है कहता है साधारणों खेल के लिए शारीरिक दक्षता अधिगम की आवश्यकता ये होगी, ये इसका है। लेकिन इसमें कहता है आपको निगेटिव नहीं है तो एक पुरुष या स्त्री की सामाजिक भूमिका का प्राप्त करना, ये जो है इसके आगे जो सी नंबर ऑप्शन कहता है व्यक्तिगत स्वतंत्रता प्राप्त करना और हमें उम्र के साथ रहने के लिए सीखना। इस सब में से इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों ये बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ये जो है क्या है कि ये उत्तर बाल्यावस्था के लिए उपयुक्त नहीं है। विकास में जो है उत्तर बाल्यावस्था इसके लिए क्या है उपयुक्त नहीं है। तो इसका आंसर हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। कितना नंबर ऑप्शन हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा पे चलेंगे। दूसरा कहता है यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो छात्र में ए ऑप्शन कहता है आत्मनिर्भरता पैदा होती है। बी कहता है शरीर शक्ति बढ़ती है, जो शारीरिक जो शक्ति होती है वो बढ़ती है। सी कहता है मानसिक शक्ति बढ़ती है। और डी कहता है परिश्रम करने की भावना जागृति होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा, इसका आंसर होगा ए नंबर ऑप्शन। ये हो जाएगा कि आत्मनिर्भरता पैदा होती है। तो हम थोड़ा इस पे चर्चा करेंगे। तो एक जो है मनोवैज्ञानिक जिसका नाम है थर्नडाइक, क्या है थर्नडाइक। थर्नडाइक के जो नियम के अनुसार यदि हम बात करें तो थर्नडाइक के नियम के अनुसार कार्य को स्वयं करने से उद्दीपन एवं अनुक्रिया का संबंध मजबूत होता है। थर्नडाइक के अनुसार क्या बताया गया है कि थर्नडाइक के अनुसार जो होते हैं जो कार्य जो करते हैं उसके एवं स्वयं करने से जो उद्दीपन एवं अनुक्रिया जो होती है वो दोनों संबंध जो होते हैं दोनों का मजबूत होगा और बालक जल्दी सीख जाता है। जिससे क्या होगा, बालक क्या होता है दोस्तों जल्दी सीख जाता है। साथ ही कार्य को स्वयं करने से छात्र में आत्मनिर्भरता अलग पैदा होती है। तो इसमें से आपका आंसर हो जाएगा ए नंबर आत्मनिर्भरता पैदा होती है। यदि छात्र अधिकांश कार्य स्वयं के हाथों से करेगा तो उसमें क्या होगा, आत्मनिर्भरता पैदा होगी। अब हम तीसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। तीसरा क्वेश्चन कहता है कि नवजात शिशु का भार होता है। ध्यान दीजिएगा, क्या है कि नवजात जो शिशु है उसका भार होता है। तो नवजात शिशु का भार क्या होगा दोस्तों? तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया 8 पाउंड, बी दिया है 7 पाउंड, सी दिया है 9 पाउंड और डी दिया है 6 पाउंड। तो वैसे यदि देखा जाए तो नवजात शिशु का जो भार होगा क्या हो जाएगा, भार वो होता है 7.5 पाउंड। क्या होता है 7.5 पाउंड। यदि किलो में बात करें
तो 3.17 kg होता है। ठीक है, किसका? तो नवजात शिशु का भार। और इस अवस्था में नवजात शिशु जो होती है ये पूर्ण रूप से मां के दूध पर ही निर्भर होते हैं। किसके दूध पर होते हैं? मां के दूध पर ही क्या होता है दोस्तों? निर्भर होते हैं। पूर्ण रूप से मां के दूध पर ही क्या होते हैं? नवजात शिशु निर्भर होते हैं। ठीक है, तो इसमें से अब कौन सी ऑप्शन हो जाएगा? तो आप बता सकते हैं। तो इसमें 8 पाउंड है, 7 पाउंड है, 9 पाउंड है और 6 पाउंड है। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन 7 पाउंड। लगभग जो कितना हो जाएगा? 7 पाउंड हो जाएगा। इसके बाद हम चौथा क्वेश्चन पे चलेंगे। चौथा क्वेश्चन कहता है गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने दिन लगते हैं? ए ऑप्शन है 640 दिन, बी ऑप्शन है 280 दिन, सी है 150 दिन और डी है 390 दिन। तो दोस्तों गर्भ में बालक को विकसित होने में लगभग 280 दिन का समय लगता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपका बी नंबर ऑप्शन। क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन। यदि आपको सप्ताह में पूछ दिया जाए तो आप 40 सप्ताह लगा सकते हैं। कितना? 40 सप्ताह। ठीक है, यदि हम जन्म पूर्व काल की बात करें अर्थात गर्भ अवस्था की जो बात करें, जन्म पूर्व काल की जो बात करें अर्थात जन्म से पहले की जो काल होती है बच्चे की, उसकी बात करें तो ये जो हो जाएगी, इसको 3 भागों में विभक्त किया गया अर्थात 3 खंडों में इसको बांटा गया है। जिसमें सबसे पहला होता है डिंबा अवस्था। याद रखिएगा दोस्तों, कौन सा होगा? डिंबा अवस्था होता है। ठीक है, दूसरा हो जाता है पिंडा अवस्था। दूसरा क्या होता है? पिंडा अवस्था। और तीसरा जो हो जाएगा वो हो जाएगा आपको भूर्णा अवस्था। कौन सी अवस्था? भूर्णा अवस्था। ठीक है, इस सब को आप ध्यान रखिएगा। आपको यदि क्वेश्चन यहां से आ जाए कि जन्म पूर्व काल अर्थात जन्म से पहले जो होते हैं बच्चे की कितने अवस्थाओं में बांटा गया है या कितने खंडों में, तो 3 खंडों में। पहला हो जाएगा कौन सा? डिंबा अवस्था, दूसरा हो जाएगा पिंडा अवस्था और तीसरा हो जाएगा भूर्णा अवस्था। ठीक है, इसके बाद इसी में आपको पूछ दिया जाए कि गर्भ में बालक को विकसित होने में कितने सप्ताह की टाइम लगती है, तो 40 सप्ताह हम कह सकते हैं। दिन की चर्चा तो क्वेश्चन है, ये कितना हो जाएगा? 280 दिन हो जाएगी। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे बात करेंगे 5 नंबर। 5 नंबर क्वेश्चन कहता है वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। ए ऑप्शन है पर्यावरण, बी है आहार, सी है स्वास्थ्य और डी है ये सभी। तो दोस्तों सबसे पहले हमको जानना होगा कि वृद्धि को प्रभावित कौन कौन से कारक करते हैं। तो वृद्धि को जो प्रभावित होते हैं उसमें सबसे पहला होता है पर्यावरण कारक। पर्यावरण कारक में से वृद्धि में प्रभावित हो सकता है पर्यावरण के कारक से, या फिर अच्छे स्वास्थ्य न होने से। अच्छे स्वास्थ्य न होने से भी वृद्धि प्रभावित होती है अर्थात अच्छे से उसका वृद्धि नहीं हो पाता है। इसके बाद अच्छे आहार, आहार भी जरूरी है। तो आहार भी क्या हो गया? वृद्धि को प्रभावित, आहार की कमी से भी वृद्धि प्रभावित हो सकती है। इसके बाद एक होता है इसमें वंशानुक्रम, माने वंश अनुक्रम भी क्या है? वृद्धि को प्रभावित करने वाले कारक हैं। तो हम देखते हैं इसमें क्या है। आपको पर्यावरण दिया गया है, आहार दिया गया है, स्वास्थ्य दिया गया है। तो ये क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ये सभी क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन। इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम देखेंगे 5 नंबर हो गया। अब 6 नंबर क्वेश्चन। छठा क्वेश्चन कहता है मनोवैज्ञानिक के अनुसार बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है? तो पहला ऑप्शन दिया गया है बाल्यावस्था, बी है किशोरावस्था, सी है शिशुअवस्था और डी है इनमें से कोई नहीं। तो ध्यान दीजिएगा, आपको याद होगा दोस्तों ई ए एक मनोवैज्ञानिक थे जिसका नाम क्या था? ई ए क्रिक पैट्रिक। ई ए क्रिक पैट्रिक का यह कथन था
कि किशोरावस्था जीवन का सबसे कठिन काल है। किसका कथन था? तो ई ए क्रिकपैक्टिक का यह कथन था कि जीवन का किशोरावस्था सबसे कठिन काल है। तो ई ए क्रिकपैक्टिक के अनुसार ये जो क्वेश्चन दिया गया है कि बाल विकास की कौन सी अवस्था सबसे जटिल व कठिन है, तो इसका आंसर हो जाएगा आपको किशोरावस्था, अर्थात बी नंबर जो ऑप्शन है किशोरावस्था जो दिया गया है, ये इसका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर पे चलेंगे। 7 नंबर क्वेश्चन कहता है कि एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। एक शिशु का सामाजिक विकास निर्भर होता है। ए ऑप्शन दिया है शिशु को मिलने वाले प्यार तथा अपनत्व पर। बी कहता है उसकी अन्य लोगों के साथ अंतःक्रिया पर। सी कहता है उसके द्वारा दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने की क्षमता पर। और डी कहता है उपरोक्त सभी पर। तो दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी पर, कि एक शिशु का सामाजिक विकास जो है निर्भर ये तीनों पे करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद 8 नंबर क्वेश्चन क्या कहता है देखते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है कि गर्भ अवस्था से, किससे? गर्भ अवस्था से शिशु के जन्म की अवधि को कहते हैं। तो पहला ऑप्शन है ए नंबर वयस्कता, बी है किशोरावस्था, सी है प्रसव पूर्व काल और डी है शिशु अवस्था। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, इसका आंसर हो जाएगा प्रसव पूर्व काल। गर्भ अवस्था से शिशु के जन्म की अवधि तक की जो अवस्था होती है उसको कहा जाता है प्रसव पूर्व काल। ठीक है, ये अवधि की बात करें कि प्रसव पूर्व काल की जो अवधि होती है वो पहले भी बताए 280 दिन की होती है। कितने दिन की होती है? 280 दिन की होती है, अर्थात इसको हम कह सकते हैं 9 महीने 10 दिन। 9 महीने 10 दिन। यदि सप्ताह की बात करें तो लगभग 40 सप्ताह जो है मानी गई है। कितनी मानी गई है दोस्तों? 40 सप्ताह जो है ये मानी गई है। किसका? तो प्रसव पूर्व काल की अवधि का। ठीक है, इसमें पहले बता चुके हैं आपको कि प्रसव पूर्व अर्थात जन्म से पूर्व की जो काल होती है वो 3 खंडों में विभक्त है, डिंबावस्था, पिंडावस्था और मूर्णावस्था। ठीक है, इसके बाद 9 नंबर क्वेश्चन देखेंगे क्या कहता है। 9 नंबर क्वेश्चन कहता है मानवों या फिर मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। मानवों या मनुष्यों में विकास की सबसे तीव्र गति होती है। ए ऑप्शन है शिशु काल में अर्थात शैशव अवस्था में, बी है किशोरावस्था में, सी है यौवन अवस्था में और डी है बाल्यावस्था में। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि मानव या मनुष्य में विकास की सबसे तीव्र गति जो होती है वो किशोरावस्था में होती है। किस में होती है? किशोरावस्था में। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। इसीलिए किशोरावस्था में तीव्र विकास के कारण बालक में सामंजस्य स्थापित न होने के कारण इसमें क्या होता है? किशोरावस्था में तनाव उत्पन्न होता है। क्या होता है? तनाव उत्पन्न होता है। किसके कारण? कि इसमें जो तीव्र गति होती है विकास में, जिसमें क्या होता है? सामंजस्य स्थापित नहीं हो पाता है, जिसके कारण क्या होता है? किशोरावस्था में तनाव उत्पन्न होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे हम। 10 नंबर क्वेश्चन है, कहता है बालक का प्रारंभिक विकास मुख्यतः किस पर निर्भर है या किस पर निर्भर होता है? तो इसका ए ऑप्शन दिया है वातावरण या परिवेश पर, बी दिया है माता पिता पर, सी दिया है समाज पर और डी दिया है विद्यालय के वातावरण पर। तो आपको पता होगा दोस्तों कि बालक का जो आरंभिक विकास होता है अर्थात आरंभिक शिक्षा की बात किया जाए, आरंभिक विकास होता है उसका माता पिता से होता है। वो माता और पिता पर निर्भर करता है आरंभिक विकास में। तो बालक का आरंभिक विकास माता पिता पर निर्भर करेगा। इसीलिए माता पिता बालक के प्रथम शिक्षक माना गया। तुमको पूछ देगा कि बालक अर्थात शिशु का जो होता है प्रथम शिक्षक कौन होता है? तो याद रखिएगा प्रथम जो शिक्षक होता है वो भी होता है माता पिता। कौन होता है? माता पिता होता है। किसका? तो बच्चे का। ठीक है, तो इस प्रकार से इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। 11 नंबर क्वेश्चन कहता है प्रतिबिंब
अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रियाएं और मानसिक क्रियाएं अंतर्निहित है। ए ऑप्शन है विचारात्मक प्रक्रिया से, बी है समस्या समाधान पर, सी है प्रेरक पेशी विकास से और डी है अनुकूलन से। तो सबसे पहले दोस्तों ये समझिए कि प्रतिबिंब, अवधारणा, प्रतीक एवं संकेत, भाषा, शारीरिक क्रियाएं तथा मानसिक से जुड़ी हुई क्रियाएं जो होती है प्रेरक पेशी विकास से जुड़ी होती है। किससे होती है? प्रेरक पेशी विकास से ये क्या होती है? जुड़ी होती है। तो इसका मतलब होगा, इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी नंबर ऑप्शन, प्रेरक पेशी विकास से जुड़ी होती है। इसकी व्याख्या पियाजे ने अपने संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत में की है। ये जो है प्रेरक पेशी जो विकास है, इसकी जो व्याख्या जो है दोस्तों वो किसने किया है? जीन पियाजे ने अपने संज्ञात्मक विकास में किया है कि यह संज्ञात्मक विकास के सिद्धांत का पहला चरण है। और ये क्या होगा? संज्ञानात्मक विकास का कौन सा चरण होगा? पहला चरण होगा। ठीक है, इसको हम संवेदी पेशी कहते हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। 13 नंबर क्वेश्चन कहता है छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समाहित किए जा सकते हैं? छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण कैसे समायोजित किए जा अर्थात समाहित किए जा सकते हैं? जिसमें पहला ऑप्शन आपको दिया गया है दोस्तों, उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित कराकर, बी है उन्हें कतिपय सामुदायिक सेवा कार्य आवंटित करके अर्थात बांट करके, आवंटित मतलब होता बांटना, सी हो गया उन्हें भारतीय संविधान में परिचित कराकर, भारतीय संविधान से परिचित कराकर, और डी कहता है उन्हें अच्छी नागरिकता का भाषण देकर। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों कि छात्रों में अच्छे नागरिक के गुण को विकसित करने के लिए हमें उन्हें पाठ्य पुस्तक जो होगा, क्या होगा? पाठ्य पुस्तक में ऐसे राष्ट्रीय नायकों के बारे में संकलित होना चाहिए जिससे हम उनको परिचित करा सके, और परिचित कराने से वे क्या हो? को प्रभावित हो अपने आप से। जैसे हम बात करें तो कक्षा 7 में विद्यार्थियों के लिए भारत की महान विभूतियों के नाम से एक पाठ्य पुस्तक चलाई गई है। उसमें दिया गया है जिसमें राष्ट्र के गौरव के नाम से विषय वस्तु सम्मिलित है। ठीक है, और बच्चे उसे अनुकरण द्वारा सीखते हैं। उसमें क्या है? उससे वो प्रभावित होते हैं, जिससे उन्हें राष्ट्रीय नायकों से परिचित करा के अच्छे नागरिक के गुण जो है उसमें समाहित किया जा सकता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए नंबर ऑप्शन। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। 14 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 6 या 7 वर्ष का बालक दूसरे के विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होता, क्योंकि ये ऑप्शन कहता है वह बुद्धिमान नहीं होता। 6 या 7 वर्ष की बच्चा जो होता है बुद्धिमान नहीं होता है, ये तो गलत है। तो इसमें भी निगेटिव, इसमें भी नहीं, ये तो आंसर होगा नहीं। बी कहता है क्योंकि वह कल्पनाशील होता है। तो 6 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं कल्पनाशील होते हैं, तो ये भी आंसर नहीं होगा। इसके बाद कहता है क्योंकि वह अहम केंद्रित होता है। तो 6 से 7 वर्ष के जो बच्चे होते हैं वो विचारों को स्वीकार करने के योग्य नहीं होते हैं, क्योंकि वो अहम केंद्रित होते हैं। तो यही हो जाएगा इसका आंसर कि वो जो क्या होगा? स्वीकार करने योग्य नहीं होता है, क्योंकि वो अहम केंद्रित होता है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वृद्धि के बारे में क्या सही नहीं है। तो सबसे पहले हम ये बता दें आपको कि वृद्धि और विकास जो होते हैं, वृद्धि विकास का ही भाग होता है। वृद्धि जो होती है वो मात्रात्मक होती है, ये बात बिल्कुल सही है, मात्रात्मक होती है। अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि शारीरिक होती है, ये भी बात सही है। अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये गलत है। तो इसका आंसर यही हो जाएगा, अभिवृद्धि अर्थात वृद्धि जो है जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया नहीं है। इसमें दिया गया है कि नहीं है, तो अभिवृद्धि जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया, ये बात गलत है, ये जो है नहीं है। तो निगेटिव का निगेटिव आंसर हो जाएगा। तो इसका हो जाएगा सी नंबर ऑप्शन, अभिवृद्धि मापनीय होती है, हम वृद्धि को माप सकते हैं, सही है। तो इसके साथ हम फिर मिलेंगे बाल विकास तथा शिक्षण छात्र लेके। ठीक है।